नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है एकल स्वामित्व, साझेदारी और संयुक्त हिंदू परिवार। इसमें जो व्यवसाय है उसे विभिन्न वर्गों में हम विभक्त कर सकते हैं। तो आज हम 3 जो व्यवसाय के प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एकल स्वामित्व का अर्थ। एकल स्वामित्व व्यवसाय क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामी एक ही व्यक्ति हो, वह एकल स्वामित्व व्यवसाय कहलाता है। यानी एक ही व्यक्ति द्वारा जब अपने व्यवसाय का प्रबंधन किया जाता है, संचालन, नियंत्रण किया जाता है और वही व्यक्ति उस व्यवसाय का क्या होता है? स्वामी होता है, तो उसे एकल स्वामित्व व्यवसाय कहा जाता है। जैसे हमने हमारे पास में कोई किराने की, परचूनी की जो शॉप देखी है, उसमें एक व्यक्ति जो बैठता है वह व्यवसाय का स्वामी होता है, वही उसका प्रबंधन करता है, उसका संचालन करता है और जो भी निर्णय उस व्यवसाय से लेने होते हैं, व्यवसाय से संबंधित निर्णय उसी व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं। तो ऐसा व्यवसाय एकल स्वामित्व व्यवसाय कहलाता है। एकल स्वामित्व का अर्थ है एक व्यक्ति का स्वामित्व, यानी एक व्यक्ति का ही उस पे क्या रहता है? अधिकार रहता है। एकल स्वामित्व वह व्यापार संगठन है जिसमें एक ही व्यक्ति स्वामी होता है और व्यवसाय से संबंधित सभी कार्यकलापों का प्रबंधन और नियंत्रण उसी के ही हाथों में होता है। यानी व्यवसाय से संबंधित जो भी कार्य हैं उस एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। तो ऐसा व्यावसायिक संगठन एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन कहलाता है। जो एकल स्वामित्व संगठन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी स्थापना करना क्या होता है? सरल होता है, क्योंकि एकल स्वामित्व है, एक ही व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जाना है, तो इसमें जो कानूनी औपचारिकताएं हैं वह बहुत कम होती है। तो व्यक्ति इसे सरलता से स्थापित कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर जब उसकी कोई मजबूरी हो या वह नहीं चाहता उसको आगे चलाना, तो उसका समापन भी कर सकता है। तो स्थापना में क्या रहती है? इसमें सरलता रहती है। एकल स्वामित्व रहता है, वही व्यक्ति उस व्यवसाय का क्या रहता है? स्वामी रहता है और पूरा प्रबंधन उस एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। लाभ हानि में भागीदारी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति उसका पार्टनर नहीं है, वही व्यक्ति सारा संचालन कर रहा है। तो यदि व्यवसाय से संबंधित जो भी लाभ होते हैं या हानि होती है, उनका जो जिम्मेदारी होती है उनकी, वह उसी व्यक्ति की होती है। एक व्यक्ति ही पूंजी लगाता है, जो व्यक्ति उसका स्वामी है उसी के द्वारा क्या लगाई जाती है? व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है। एक व्यक्ति का ही नियंत्रण रहता है और उस व्यक्ति का ही उस व्यवसाय पे नियंत्रण रहता है और जो भी देनदारियां रहती है उसकी असीमित रहती है। यानी अपने व्यवसाय से संबंधित जो भी कर्ज है, ऋण है, यदि उसने ले रखे हैं तो उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी असीमित रहती है। यानी यदि व्यवसाय की संपत्तियों से वह ऋण नहीं चुका पा रहा है तो अपनी निजी संपत्तियों का भी उसको उपयोग करना पड़ता है। अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर उसे अपने व्यवसाय से संबंधित जो उधारी है उसको चुकाना पड़ता है। तो उसकी जो देनदारी होती है वह असीमित होती है। अब एकल स्वामित्व के लाभ क्या क्या है, क्या क्या प्रॉफिट है? तो स्थापित करना और समाप्त करने में सरलता रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति का ही नियंत्रण है और विभिन्न जो कानूनी औपचारिकताएं हैं, कागजी कार्रवाई है, इसमें कम होती है। तो इसकी स्थापना करना और इसको समाप्त करना सरल होता है। अधिक लाभ के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि सारी जो जोखिम है, लाभ है, हानि है, उन सबको वहन करने का दायित्व उस एक ही व्यक्ति पे होता है। इसीलिए वो व्यक्ति अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अधिक कुशलता से चलाने के लिए प्रेरित रहता है, ताकि अधिक लाभ प्राप्त कर सके। शीघ्र निर्णय और उचित कार्यवाही, उस एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, किसी अन्य से कोई परामर्श नहीं लिया जाता। इसलिए अपने व्यवसाय से संबंधित कोई समस्या है तो वह उसका समाधान तुरंत कर सकता है, कोई निर्णय लेना है उसे तुरंत ले सकता है और उस पर उचित कार्यवाही भी समय रहते कर सकता है। और उस व्यक्ति के द्वारा ही क्या किया जाता है? पूरे व्यवसाय पे नियंत्रण रखा जाता है। व्यापार की गोपनीयता, एक व्यक्ति है उसे ही व्यापार से संबंधित सभी सूचनाएं ध्यान है, जो भी व्यापार से संबंधित जो भी कार्यवाही है उस एक व्यक्ति को ही पता है। तो उस व्यापार में क्या रहती है? गोपनीयता रहती है। घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं। जो ग्राहक है
उससे वह जो उसके ग्राहक के कर्मचारी हैं उससे वह डायरेक्ट क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है। तो उसके जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं अपने ग्राहकों से वे घनिष्ठ बन जाते हैं। और स्वरोजगार देना, और वे क्या करता है, रोजगार भी उपलब्ध करवाता है खुद को। तो ये एकल स्वामित्व के लाभ हैं। सीमाएं क्या क्या है कि इसमें पूंजी जो है वह सीमित रहती है क्योंकि एक ही व्यक्ति द्वारा लगाई जाती है, और एक व्यक्ति के जो वित्तीय कोष होते हैं वह थोड़े सीमित होते हैं, तो इसमें पूंजी भी क्या लगती है, सीमित लगती है। निरंतरता का अभाव रहता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसमें व्यवसाय और व्यवसाय एक ही होता है। यदि व्यवसायी को या स्वामी को कुछ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो व्यवसाय क्या रहता है, फिर व्यवसाय में निरंतरता नहीं रहती है, वो व्यवसाय को बंद भी करना पड़ सकता है। तो इसमें निरंतरता का अभाव रहता है। जो व्यवसाय है उसका अस्तित्व अपने व्यवसायी के जीवन से संबंधित होता है। सीमित आकार होता है क्योंकि वित्तीय कोष सीमित होते हैं, तो व्यक्ति जो अपने व्यवसाय का आकार भी क्या रखता है, सीमित रखता है। प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञता का अभाव। एक व्यक्ति है उसमें सभी प्रकार की जो विशेषज्ञता की जो गुण है वो नहीं होते हैं, तो प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञता जरूरी नहीं है एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में विद्यमान हो। दूसरा जो प्रकार है वह है साझेदारी। जो व्यावसायिक संगठन का दूसरा प्रकार है उसे वह है साझेदारी। साझेदारी मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर जब कोई व्यवसाय किया जाए, यानी कोई अनुबंध किया जाए, तो उसे साझेदारी कहा जाता है। वे व्यक्ति जो एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो साझेदार कहा जाता है, पार्टनर्स कहा जाता है, और सामूहिक रूप से उन्हें एक फर्म कहा जाता है। इसके जो विशेषताएं हैं साझेदारी की, जो विशेषता है वे क्या क्या है, तो सबसे पहले है दो या अधिक सदस्य। साझेदारी में कम से कम दो सदस्यों का होना जरूरी है। यदि दो सदस्य ही नहीं होंगे तो फिर साझेदारी किनके बीच में होगी, अनुबंध किनके बीच में होगा, तो कम से कम दो या इससे अधिक सदस्य भी इसमें हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इनमें साझेदारों के मध्य में अनुबंध होता है, समझौता होता है। उस व्यवसाय से संबंधित जो भी नियम, शर्तें, कानून हैं उनसे संबंधित पूरी तरीके से उन साझेदारों के मध्य क्या होता है, अनुबंध, समझौता किया जाता है, शर्तों का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक साझेदार द्वारा विनियोग की जाने वाली पूंजी की राशि, इस अनुबंध में क्या क्या हो सकता है कि प्रत्येक साझेदार कितनी कितनी राशि लेके आएगा उस व्यवसाय में। लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात का निर्धारण कर सकते हैं। साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन या कमीशन यदि दिया जाना है, वैसे तो साझेदारी में कोई वेतन कमीशन नहीं दिया जाता, परंतु यदि उनके बीच में कोई समझौता हुआ है कि साझेदारों को वेतन दिया जाएगा या कमीशन दिया जाएगा, तो उसका निर्धारण किया जाता है। व्यवसाय की अवधि कब तक रहेगी, वह जो व्यवसाय है कोई निश्चित उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, कोई विशेष उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य समाप्त होते ही व्यवसाय भी समाप्त हो जाएगा, तो इस बात का निर्धारण किया जाता है। फर्म तथा साझेदारों के नाम और पते क्या है, प्रत्येक साझेदार के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण, व्यवसाय का स्वरूप क्या रहेगा, स्थान कहाँ रहेगा, व्यवसाय के संचालन के लिए अन्य कोई भी शर्तें हैं वे सभी उस अनुबंध के अंतर्गत आती है। यानी एक समझौता तैयार किया जाता है जिसमें सभी शर्तों को, उस व्यवसाय से संबंधित जो भी शर्तें हैं उन्हें शामिल किया जाता है, पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। जो साझेदारी है उसमें जो व्यवसाय होना चाहिए वो वैध होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति है वे वैध व्यवसाय के लिए साझेदारी कर सकते हैं। अवैध जो व्यवसाय है, जो कानूनन रूप से गलत है, उन कार्यों के लिए साझेदारी मान्य नहीं होती, जैसे तस्करी है, कालाबाजारी है इत्यादि को कानूनी दृष्टि से साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाता। मतलब कालाबाजारी के लिए दो व्यक्तियों ने मिलकर समझौता कर लिया तो फिर वह साझेदारी नहीं है, यानी जो उनका व्यवसाय है, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह वैध होना जरूरी है। लाभ का विभाजन उनके मध्य में किया जाता है और इनकी भी क्या रहती है, असीमित देनदारी रहती है, यानी यह व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी जिम्मेदार होते हैं। स्वैच्छिक पंजीकरण, एक साझेदारी है
उसका पंजीकरण कराना, रजिस्ट्रेशन करवाना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। साझेदार चाहें तो अपने फर्म का पंजीकरण करा सकते हैं या फिर नहीं भी करा सकते, लेकिन नहीं कराने से उनको जो कुछ लाभ है वे प्राप्त नहीं होते। इसलिए साझेदारों को अपने फर्म का पंजीकरण करा लेना चाहिए, यह उनको सलाह दी जाती है, लेकिन कानूनी रूप से यह अनिवार्य नहीं है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन यदि आप फर्म का पंजीकरण नहीं कराते तो आप कुछ लाभों से वंचित रह सकते हैं। यानी जो एक पंजीकृत फर्म है उसको कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं, तो यदि वो फर्म पंजीकृत नहीं होती तो फिर उसे वो लाभ भी प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे पंजीकरण ना कराने के कुछ बुरे परिणाम इस प्रकार हैं। यानी अगर कोई फर्म पंजीकृत नहीं है तो उसको निम्नलिखित जो लाभ है वे प्राप्त नहीं होंगे। जैसे फर्म दावों के निपटारे के लिए किसी दूसरी पार्टी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकती। यानी जो फर्म है उसने किसी थर्ड पक्षकार से कोई लेन देन किया है और उनके बीच में कोई वाद हो गया है, तो उस वाद के लिए फिर वह कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाएगी यदि वह रजिस्टर्ड नहीं है। यदि साझेदारों में आपस में कोई विवाद हो जाए तो इसके समाधान के लिए न्यायालय की सहायता नहीं ली जा सकती। यदि जो साझेदार है उनके बीच में कोई विवाद हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उसके समाधान के लिए भी वह न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो ये जो लाभ हैं ये अपंजीकृत फर्म को नहीं मिलते हैं। स्वामी एजेंट संबंध, जब कोई साझेदार किसी अन्य पक्ष से व्यवसाय संबंधी लेन देन करता है तो वह अन्य साझेदारों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और उसी समय अन्य साझेदार स्वामी बन जाते हैं। यानी जो साझेदार है उनके बीच में एजेंट का संबंध होता है। प्रधान जो स्वामी और एजेंट का, यानी कोई एक साझेदार उस फर्म की ओर से किसी पक्षकार से लेन देन कर रहा है तो वह उस समय उस फर्म का एजेंट बन जाएगा और अन्य साझेदार उसके स्वामी। यानी इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है। और इसमें व्यापार की निरंतरता नहीं रहती है। मान लीजिए साझेदारी की मृत्यु हो गई या फिर विघटन हो गया, दिवालियापन हो गया, तो इससे साझेदारी का विघटन हो जाता है और अन्य साझेदार चाहें तो फिर अपने जो अन्य साझेदार जिन्होंने जो फर्म की स्थापना कर रखी है वो चाहें तो फर्म का विघटन भी कर सकते हैं। अब जो साझेदारी व्यवसाय है उसके क्या लाभ है, तो इनकी भी स्थापना करना सरल होता है क्योंकि इनका पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, तो इसमें भी जो कानूनी कार्यवाही है वह कम होती है, तो इनकी स्थापना करना सरल होता है। अधिक संसाधनों की उपलब्धता रहती है क्योंकि इसमें व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं, तो वह सभी मिलकर जो एक व्यवसाय की स्थापना करते हैं तो संसाधन एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक होते हैं। संतुलित निर्णय लिया जाता है, जो सभी साझेदार हैं वे आपस में मिलकर जो है सलाह लेते हैं, उस समस्या से संबंधित समाधानों को ढूंढते हैं, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे संतुलित होते हैं और सबकी जो परामर्श से लिए जाते हैं। और जो हानियों का विभाजन है वह सभी में किया जाता है। साझेदारी में भी लाभ का विभाजन भी किया जाता है तो हानि का विभाजन भी किया जाता है। अब साझेदारी व्यवसाय की सीमाएं क्या क्या है, यानी लिमिटेशन क्या है, दोष क्या है, तो इनकी असीमित देनदारी रहती है, यानी ये अपने व्यवसाय के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार है और सामूहिक रूप से भी जिम्मेदार होते हैं, यानी इन्हें अपनी निजी संपत्तियों का प्रयोग करना भी पड़ सकता है। अनिश्चित अस्तित्व रहता है, साझेदारी व्यवसाय का अपने साझेदारों से अलग कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता है। यदि साझेदारों को कुछ हो जाए तो साझेदारी अपने आप ही क्या होती है, समाप्त हो जाती है। सीमित पूंजी रहती है, क्योंकि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए इससे ज्यादा पूंजी की व्यवस्था करना कठिन हो पाता है क्योंकि सदस्यों की संख्या सीमित होती है, तो इसके कारण पूंजी की व्यवस्था भी क्या रहती है, सीमित ही हो पाती है। शेयरों का हस्तांतरण नहीं, यदि आप किसी साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी है तो दूसरे साझेदारी की सहमति के बिना आप किसी बाहरी पक्ष को अपना हित हस्तांतरित नहीं कर सकते। यानी कोई भी साझेदार अपने हितों का हस्तांतरण किसी अन्य साझेदार को या बाहरी पक्षकार को नहीं कर सकता। इसमें जो अपने हितों के हस्तांतरण पे क्या रहता है, प्रतिबंध रहता है।
अब एक होती है सीमित दायित्व साझेदारी। वैसे तो जो साझेदारी है उसमें साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है सीमित दायित्व साझेदारी, जिसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। ये कंपनी के रूप में कार्य करती है, एक ऐसा व्यावसायिक संगठन जिसमें पेशेवर निपुणता तथा उद्यमशीलता का सम्मिश्रण हो, यानी जिसमें पेशेवर जो गुण है वो हो और उद्यमशीलता यानी साहसी का गुण हो, जिसके प्रचालन में लचीलापन हो, नवप्रवर्तन व कुशल प्रविधि तथा आंतरिक संरचना को संगठित करते समय सदस्यों को सीमित दायित्व के लाभ प्राप्त करने की छूट हो। यानी इसमें सदस्यों का जो दायित्व होता है साझेदारी में क्या रहता है, सीमित दायित्व रहता है, इसीलिए इस साझेदारी को सीमित दायित्व साझेदारी कहा जाता है। यानी ऐसी साझेदारी जिसमें सदस्यों का दायित्व, साझेदारों का दायित्व सीमित रहे, ऐसी साझेदारी को सीमित दायित्व साझेदारी कहा जाता है। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 क्या कहता है कि सीमित दायित्व साझेदारी एक निगमित संस्था होगी जिसका अपने साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होगा। वैसे तो जो साझेदारी होती है उसका अपने साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जो सीमित दायित्व साझेदारी है इसका जो अधिनियम है वह है 2008, और इसके अनुसार जो साझेदार होंगे उनका अपना संस्था है, जो साझेदारी फर्म है उसका अपने सदस्यों से क्या रहेगा, अलग वैधानिक अस्तित्व होगा। सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और साझेदारों का अपनी फर्म में संबंध एक समझौते द्वारा तथा सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों से नियमित होता है। यानी जो सीमित दायित्व साझेदारी है उसके साझेदारों का जो अधिकार है, कर्तव्य है, या अपने साझेदारों का उसकी फर्म के साथ जो भी समझौता है वह किसके प्रावधानों के अनुसार होता है, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। यानी इन पे कौन से अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? वैसे तो साझेदारी पे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं, परंतु वो असीमित साझेदारी होती है। यदि सीमित दायित्व साझेदारी है तो उसके लिए एक अलग से अधिनियम बना हुआ है जिसका नाम है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। उसके प्रावधान इन सब पर लागू होते हैं। सीमित दायित्व साझेदारी का एक पृथक कानूनी इकाई होगी तथा अपनी संपत्तियों की सीमा तक वह उत्तरदायी होंगी। यानी इसमें जो साझेदार है उनका जो दायित्व रहेगा उनकी संपत्ति तक रहेगा और उनका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होगा। साथ ही सभी साझेदारों का दायित्व भी उनके सहमत अनुपात तक ही सीमित होगा। यानी इसमें जो सदस्य हैं, साझेदार हैं, उनका दायित्व क्या रहता है, सीमित रहता है। प्रत्येक सीमित दायित्व साझेदारी में न्यूनतम 2 साझेदार आवश्यक होंगे और उनमें से एक भारत का निवासी होना चाहिए। यानी सीमित दायित्व साझेदारी के लिए कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, 2 साझेदार होने चाहिए, और उनमें से एक व्यक्ति का भारत का निवासी होना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट जो व्यावसायिक संगठन है वह है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है यह एक व्यावसायिक संगठन है। ये एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा चलाया जा रहा है। यानी एक ऐसा परिवार, एक ऐसा हिंदू परिवार जो विभिन्न जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और उसका एक व्यवसाय है जो विभिन्न पीढ़ियों से चला आ रहा है। अलग अलग पीढ़ियों से उनका एक व्यवसाय चला आ रहा है और उसका संचालन उस परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसका स्वामित्व एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के पास होता है। यानी जॉइंट जो हिंदू फैमिली है उनका जो बिजनेस होता है उसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहा जाता है। इसे हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय भी कहते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को केवल पुरुष सदस्य चलाते हैं जो कि व्यवसाय के सहभागी कहलाते हैं। जो व्यवसाय चलाया जाता है उस परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं उनके द्वारा चलाया जाता है
और इन्हें व्यवसाय के सहभागी भी कहा जाता है। आयु में सबसे बड़े सदस्यों को कर्ता कहा जाता है और उस परिवार का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है, सबसे बड़ा सदस्य है, उसे कर्ता कहा जाता है और वही उस व्यवसाय का स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण सभी इसी कर्ता के हाथ में होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो जन्म से ही सदस्यता, यानी उस परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही वह उस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है, अपने आप उस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। इसे बनाने के लिए परिवार के सदस्यों के बीच कोई समझौता नहीं किया जाता, यानी व्यक्ति जैसे उस परिवार में जन्म लेगा वह अपने आप उस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। प्रबंध, परिवार में सबसे बड़े सदस्य जिसे कर्ता कहा जाता है कि हाथों में इसका प्रबंधन होता है। हालांकि कर्ता अन्य सदस्यों को अपनी मदद के लिए अपने साथ लगा सकता है, वह साथ ले सकता है, लेकिन जो दायित्व है उसके प्रबंधन का वह कर्ता के हाथों में ही होता है। दायित्व क्या है? जो तो कर्ता का दायित्व है वह सीमित होता है क्योंकि वह व्यवसाय का संचालन करता है। व्यवसाय के दायित्वों का भुगतान करने के लिए उसकी निजी संपत्तियों को भी उपयोग में लाया जा सकता है क्योंकि उसका दायित्व क्या है? असीमित है। तो यदि व्यवसाय में कोई देनदारियां हैं और व्यवसाय की संपत्तियां कम पड़ रही है तो उसके भुगतान के लिए उसकी निजी संपत्ति को भी काम में लिया जा सकता है। अन्य सभी सदस्यों का दायित्व संपत्ति में उनके भाग तक ही सीमित होता है और बाकी जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, जबकि कर्ता का दायित्व क्या रहता है? असीमित होता है। कोई अधिकतम सीमा नहीं है, सदस्यों की कोई सीमा नहीं है। जो उस परिवार में जन्म लेगा वही उस व्यवसाय का सदस्य बन जाएगा। तो इसकी सदस्यता केवल 3 अनुक्रमिक पीढ़ियों तक प्रतिबंधित है। तो 3 पीढ़ियों के व्यक्ति जो है सदस्य इस व्यवसाय के सदस्य बन सकते हैं। अवयस्क भी इसमें सदस्य बन जाता है क्योंकि इस जन्म से ही व्यक्ति सदस्य बन गया तो अवयस्कता यानी अवयस्क सदस्य पे कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इसका सदस्य बन जाता है। मृत्यु से प्रभावित रहती है। मान लीजिए जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है उसके कर्ता का किसी वजह से वह कर्ता उस व्यवसाय को छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इससे व्यवसाय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। उस कर्ता के बाद में जो कोई वरिष्ठ सदस्य होता है वह व्यवसाय का वापस से क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है। तो कर्ता सहित किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद भी हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय चलता रहता है, यह समाप्त नहीं होता है। परिवार में अगला जो सबसे बड़ा जीवित सदस्य होता है वह हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता बन जाता है, यानी ये व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। मान लीजिए जो कर्ता है वर्तमान में वह उस व्यवसाय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में ये नहीं कि व्यवसाय बंद हो जाएगा, उस दशा में उस व्यवसाय का जो अन्य वरिष्ठ सदस्य है उसको कर्ता बना दिया जाएगा और फिर वह उस व्यवसाय का प्रबंधन और संचालन करेगा। जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है उसके गुण क्या है? तो आर्थिक सुरक्षा और सदस्यों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई रहती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या रहता है? इसका सदस्य रहता है और उनका हित जो उस व्यवसाय से जुड़ा रहता है तो इसमें और उनका नाम जो है उस व्यवसाय से जुड़ा रहता है तो उन सदस्यों की आर्थिक सुरक्षा भी रहती है और उनकी प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। इसमें व्यवसाय की निरंतरता रहती है। जब तक परिवार के सभी सदस्य से बंद करने का निर्णय नहीं लेते तब तक यह निरंतर चलता रहता है, यानी यदि सभी सदस्य मिलकर ये निर्णय ले कि व्यवसाय बंद होगा तभी बंद हो सकता है, अन्यथा यह व्यवसाय चलता रहता है। परिवार का गौरव है क्योंकि सभी व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं और उन व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं वे अपने परिवार के नाम के कारण कार्य कर रहे हैं तो इससे परिवार का गौरव बना रहता है। व्यवसाय केवल एक व्यावसायिक इकाई की ही नहीं बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा का मामला होता है क्योंकि उससे परिवार का नाम जुड़ा होता है उस व्यवसाय में तो व्यक्ति अधिक कुशलता से पूरे मनोबल से क्या करता है? कार्य करता है। जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय उसकी सीमाएं क्या है? तो कर्ता का इसमें क्या है? असीमित दायित्व है, उसे व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसमें पूंजी क्या रहती है? सीमित रहती है। परिवार के सदस्यों के द्वारा व्यवसाय चलाया जाता है तो उनकी पूंजी क्या रहती है? सीमित रहती है। और कर्ता के पास इसमें क्या रहती है? अधिक शक्तियां रहती है क्योंकि कर्ता क्या करता है? उस व्यवसाय का प्रबंधन करता है, संचालन करता है। मान लीजिए कर्ता जो है वह योग्य नहीं है, उसके द्वारा कोई गलत निर्णय ले लिया जाए तो फिर व्यवसाय को हानि उठानी पड़ेगी, या फिर कर्ता ने कोई अपने व्यक्तिगत हित के लिए कोई निर्णय लिया है तो भी व्यवसाय को हानि उठानी पड़ेगी, परिवार के अन्य सदस्यों को हानि उठानी पड़ेगी। तो इसमें क्या है? कर्ता के पास शक्तियां क्या रहती है? अधिक रहती है।
तो एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है उसमें जो असीमित दायित्व है, सीमित पूंजी है और कर्ता के पास जो अधिक शक्तियां हैं, यह इसकी सीमाएं हैं। तो आज हमने व्यावसायिक संगठनों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा। थैंक यू।